आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म देखकर आतंकवादी हमले जरूर किए जाते हैं। और यही देखने को मिला है हमें जम्मू कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम में, जहां पर लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी भारत में घुसते हैं। भारत के कश्मीर के लोकल मिलिटेंट्स और लोकल आतंकवादियों की मदद से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के लोग जो पहलगाम आए हुए थे टूरिज्म के लिए, 30 से ज्यादा लोगों पर हमला किया जाता है, जिसमें 28 से ज्यादा लोगों की जान ले ली जाती है। 17 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और जिन लोगों की गोली मारकर हत्या की गई, निहत्थे जिन लोगों की गोली मारकर हत्या की गई, उनसे यह पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर मुसलमान हो तो साइड हो जाओ, और अगर हिंदू हो तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। यहां तक कि जिन टूरिस्ट ने झूठ कहने की कोशिश की अपनी जान बचाने के लिए कि हम मुस्लिम हैं, उनकी पैंट उतरवाई गई उन्हीं के सामने वहीं पर, और यह चेक किया गया कि वो मुस्लिम हैं या नहीं हैं, और फिर उन्हें गोली मारी गई। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब हमारे पास, भारत देश के पास, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस हैं, वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री है, वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस सर्विसेज है, वन ऑफ द बेस्ट होम मिनिस्ट्री की कॉन्टैक्ट्स हैं, नेटवर्क है, फिर भी लगातार ये आतंकवादी हमले भारत में क्यों होते हैं? क्योंकि इसका जवाब यह है कि भारत, भारत की सरकार और भारत के लोग गलत व्यक्ति और गलत ऑर्गेनाइजेशन को अपना दुश्मन समझते हैं। हम सभी लोगों का यह मानना है कि लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन ये हमारे दुश्मन हैं। दरअसल ये हमारे दुश्मन है ही नहीं, हमारा दुश्मन पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी है। क्योंकि अगर भारत से और साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट से अगर आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना है, तो हमें पाकिस्तान की मिलिट्री को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान की मिलिट्री के हर सोल्जर की लाश उनके घर वालों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक भारत से आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तोड़कर बांग्लादेश को आजाद किया गया था, आज जरूरत है, समय की मांग है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में मिलाया जाए और पाकिस्तान से बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तून को अलग कर दिया जाए। क्योंकि अगर हमें आतंकवाद को जड़ से परमानेंटली खत्म करना है, तो पाकिस्तान के नक्शे का जो एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, हमें उस एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। दूसरा सवाल एक और आता है हमारे सामने कि पाकिस्तानी बेस्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भारत में घुसकर किस तरीके से हमला कर सकते हैं। यह हमला पाकिस्तान वाले या पाकिस्तान के टेररिस्ट या पाकिस्तान की आर्मी बिना भारत के जो मिलिटेंट्स हैं, कश्मीर के जो लोकल टेररिस्ट, कश्मीर के जो लोकल मिलिटेंट्स या कश्मीर के जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स हैं, उनकी मदद के बिना नहीं हो सकती। और आज मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान ही हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान की मिलिट्री जब तक है तब तक इस देश में आतंकवाद रहेगा? क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, इट इज अ मेंटालिटी। पाकिस्तान कोई देश नहीं है, पाकिस्तान एक मानसिकता है। और यह पाकिस्तानी मानसिकता हर उस इंसान के दिमाग में, हर उस ऑर्गेनाइजेशन की नसों में घुसी हुई है जो यह चाहता है कि भारत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। और यही पाकिस्तानी मानसिकता हमें कश्मीर के कुछ मिलिटेंट्स और आतंकवादियों में भी देखने को मिलती है। कहा जाता है ना कि देश के दुश्मन सिर्फ देश के अंदर नहीं होते, देश के दुश्मन जो होते हैं वो देश के बाहर होने के साथ साथ देश के अंदर भी होते हैं। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो पाकिस्तानी मानसिकता है वो भारत देश के अंदर भी आज हमें देखने को मिलती है। और वो बेसिकली मानसिकता हमें देखने को मिलती है कश्मीर के लोकल मिलिटेंट्स में, जिन्होंने लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों का पूरी तरीके से समर्थन किया कि वो भारत में आकर इस तरीके से हमला कर सकें। तो यहां पर जैसे ही हमला हुआ है, किस तरीके के स्टेप्स भारतीय सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने लिए हैं, उन सब की चर्चा आज हम करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 जो कैंसिल किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो इससे पहले भारत की किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया, यह इतना बड़ा कदम क्यों माना जा रहा है और आने वाले कुछ महीनों या हफ्तों में भारतीय सरकार किस तरीके के कदम उठा सकती है इस आतंकवाद पर पूरी तरीके से हमला करने के लिए, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल
में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू बदलाव आईएएस, दिस इज अनुभव दीपानी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को जो ये हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में, जो अनंतनाग एरिया आता है उसका जो पहलगाम रीजन है, वहां पर 26 से ज्यादा टूरिस्ट को मारा गया है। और हाल ही में बेसिकली ये जो संख्या है मरने वालों की वो 28 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें हमें 2 फॉरेनर्स भी देखने को मिलते हैं और 17 से ज्यादा लोग यहां पर इंजर्ड हुए हैं। और पूरी तरीके से जो यहां पर जिम्मेदारी है वो लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन ने उठाई है। अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो अटैकर्स हैं इन्होंने M4 कार्बाइन और AK-47 का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहां पर जब टूरिस्ट पहलगाम में उस पर्टिकुलर स्पॉट मिनी स्विट्जरलैंड के नजारे के लुत्फ उठा रहे थे, यहां पर ये जो आतंकवादी हैं वो अपनी पोशाक में नहीं लेकिन इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री की पोशाक में आए। इसलिए जब शुरुआती कुछ चंद मिनटों में गोलियां चली तो उन टूरिस्ट को यह लगा कि यहां पर इंडियन आर्मी जो है वो कोई ट्रेनिंग कर रही है, क्योंकि पहलगाम के कुछ 2000 फीट के नीचे जाते ही वहां पर हमें भारतीय मिलिट्री का बेस कैंप भी देखने को मिलता है। लोग इतने ज्यादा दहशत में थे कि जब ये इंडियन मिलिट्री की यूनिफॉर्म में आकर लोगों को मारना शुरू करते हैं और वहां से चले जाते हैं, और जब उसके 2 से 3 घंटे बाद रियल इंडियन आर्मी या मिलिट्री वहां पर पहुंचती है, तो रियल इंडियन आर्मी और मिलिट्री को देखने के बाद वहां पर 10 से 15 साल के जो बच्चे थे वो रोने लगे और उन्हें यह लगा कि फिर से वो आतंकवादी लौट कर आ चुके हैं। यहां जो कहानियां हमें सुनने को मिल रही हैं, जो बेसिकली विक्टिम्स हैं, उनके परिवार वालों के इंटरव्यू तक हमें यह देखने को मिल रहे हैं कि एक पत्नी के सामने उसके पति को मार दिया गया, और जब उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे और मेरे बच्चे को क्यों जिंदा छोड़ रहे हो, हमें भी मार दो, तो आतंकवादी ने उससे यह कहा कि तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि तुम जाकर मोदी को बताओ कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। यहां पर एक नेवी ऑफिसर की भी डेथ हुई, जिसकी मुश्किल से 1 हफ्ता 10 दिन पहले शादी हुई थी और वो हनीमून पर आए हुए थे। यहां पर बेसिकली जो टूरिस्ट हैं उन्होंने पूरी तरीके से सिक्योरिटी को भेदते हुए यहां पर टूरिस्ट पर अटैक किया है। यहां पर ये मैं कहना चाहूंगा, कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यहां पर मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि हिंदू टूरिस्ट जो थे उन पर पूरी तरीके से अटैक किया गया है। और फॉरेन मिलिटेंट्स यानी पाकिस्तानी मिलिटेंट तो इसमें शामिल थे ही, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोकल मिलिटेंट्स थे वो भी इसमें पूरी तरीके से शामिल थे। अब जैसे ही ये खबर भारतीय सरकार तक कुछ मिनटों, कुछ घंटों में पहुंचती है, तो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया के विजिट पर थे। उन्होंने तुरंत के तुरंत उस विजिट को कैंसिल किया, तुरंत भारत आए, कैबिनेट कमेटी जो थी सिक्योरिटी की उसको बिठाया गया। यहां तक कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह तुरंत पहलगाम की तरफ पहुंचे और वहां पर जो लोग हॉस्पिटल में इंजर्ड एडमिट थे उनसे मुलाकात की, और जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी उनके परिवारजनों से यहां पर मुलाकात की, और सारे के सारे देश में सिक्योरिटी को यहां पर हाई अलर्ट पर लगा दिया गया। और गवर्नमेंट का सबसे पहला जो रिस्पॉन्स आता है वो ये आता है कि जो अटारी बॉर्डर था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसको पूरी तरीके से इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर की गई, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, यानी कि सिंधु नदी की जो वहां पर ट्रीटी थी, संधि थी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो साइन हुई थी, उसको इमीडिएट तरीके से कैंसिल कर दिया गया। हमारे हिसाब से ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया गया है, ये सबसे बड़ा स्टेप है भारतीय सरकार के द्वारा, क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसकी कमर तोड़कर रख देगा। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है उसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडस रिवर या सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर ग्लेशियर से निकलती है और फिर वेस्ट की तरफ बहते हुए लद्दाख और जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्कर वैली के बीच से होते हुए नॉर्थ पाकिस्तान और सेंट्रल पाकिस्तान में एंटर करती है, फिर सदर्न पाकिस्तान में होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। और ये जो इंडस वाटर है इसकी हमें 5-6 करीबन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है वो देखने को मिलती हैं, जिसमें झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, ब्यास हमें देखने को मिलता है। अब ये जो इंडस रिवर है इसकी जो सदर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी इंडस रिवर के दक्षिण में जो मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं, उसका पानी भारत इस्तेमाल करता है। और जो नदर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी उत्तर दिशा में जो मिलने वाली सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरी हैं, उसको पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया जाता है और पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करता है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो 60 से 80% जो इंडस रिवर का पानी है वो पाकिस्तान ही इस्तेमाल करता है, और भारत उस पानी को पाकिस्तान में बहने देता है। बहुत ज्यादा डैम नहीं बनाता, बहुत ज्यादा हाइड्रो
इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं बनाता, क्योंकि अगर भारतीय सरकार ने वहां पर ज्यादा डैम बना दिए तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडस की पाकिस्तान में वही वैल्यू है जो भारत में हमें गंगा नदी की देखने को मिलती है। जिस तरीके से गंगा नदी पूरे गंगा यमुना बेल्ट में, यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में फैली हुई है, जहां पर अलुवियल सॉइल में हमें दुनिया की मोस्ट फर्टाइल एग्रीकल्चर देखने को मिलती है, उसी तरीके से पाकिस्तान की भी 70% से ज्यादा एग्रीकल्चर इंडस रिवर पर और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज पर डिपेंड करती है। और यह जो ट्रीटी है 1960 में जो साइन की गई थी पंडित नेहरू की सरकार में, इस ट्रीटी को 2025 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। और भारतीय सरकार अब यहां पर इस हद तक बदला लेने को उतर आई है कि भारतीय सरकार यह अब संदेश देना चाह रही है पाकिस्तान और पूरी की पूरी दुनिया को कि अब हम इंडस रिवर का पानी रोकेंगे और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर करना मुश्किल हो जाएगा। वहां के लोग अब भूख से मरेंगे, क्योंकि अगर तुम हमारे सिविलियंस पर अटैक करोगे तो हम भी किसी भी तरीके का एटिकेट या मैनर्स जो है इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स में नहीं दिखाएंगे। यानी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो कमर है वो ऑलरेडी टूटी हुई है, लेकिन उनकी एग्रीकल्चर को भी बर्बाद पूरी तरीके से इससे किया जा सकता है। प्लस सार्क वीजास जो होते हैं उसमें जो एग्जेम्पशन दिया जाता है पाकिस्तान के सिटीजन्स को, क्योंकि वो भारत आ सकते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में अभी भी बहुत परिवार हमें देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे के रिलेटिव्स ही होते हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के हो, चाहे वो सिंधी कम्युनिटी के हो, चाहे वो पंजाबी या सिख कम्युनिटी के हो। ये जो पर्टिकुलर एग्जेम्पशन वीजा दिया जाता है भारतीय सरकार के द्वारा सार्क वीजा के नाम पर, उस वीजा को कैंसिल कर दिया गया और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को यह आदेश दिया गया कि अगर आप भारत में हैं तो आपका वीजा कैंसिल कर दिया गया है और अगले आने वाले 48 घंटों के अंदर आपको भारत जो है वो छोड़ना पड़ेगा। यहां तक कि इस्लामाबाद में जो भारतीय डिप्लोमेट्स थे उनको भी वहां से बाहर निकलने का आदेश दे दिया गया है, यानी भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया गया है। प्लस पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हमें भारत में देखने को मिलते हैं उनकी संख्या जो 55 थी उन्हें अब घटाकर सीधे 30 कर दिया गया है और मैसिव ऑपरेशन ग्रास रूट लेवल पर हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब जो इन्वेस्टिगेशन डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। यहां पर जिस आतंकवादी का चेहरा आप लोग देख सकते हैं उसका नाम है सैफुल्लाह कसूरी। ये लश्कर तैयबा का कमांडर है और पूरे के पूरे इस अटैक का मास्टरमाइंड इसी आतंकवादी को माना जा रहा है। इसके अलावा इस हमले के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर से भी 2 मिलिटेंट यानी आतंकवादियों जिनका नाम शाह और बेग है उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। उनके पास कई हथियार मिले, आर्म्स, वेपन्स, एनिमेशन मिले हैं और उनको भी कैप्चर कर लिया गया है। और एनआईए और जो जम्मू कश्मीर की लोकल पुलिस है उन्होंने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन ऑलरेडी चालू कर लिया है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि रशिया और अमेरिका जो दो सुपर पावर हैं वो भारत के खुले तौर पर समर्थन पे आ चुके हैं। दोनों देशों की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट और स्टेटमेंट हमें देखने को मिल चुका है कि भारत को जिस भी तरीके का जवाब इस आतंकवाद को और वो देश जो ये आतंकवाद फैला रहा है उन्हें देना है, भारत दे सकता है। अमेरिका और रशिया दोनों भारत के साथ हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिल चुका है। एक चीज समझने की कोशिश करिए, 2029 के बाद ये प्राइम मिनिस्टर रिपीट होंगे या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, ये 4 साल के बाद कभी अमेरिका के राष्ट्रपति तीसरी बार नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के संविधान के तहत एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, जिस तरीके से हमने बराक ओबामा के केस में देखा है। और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो पूरी तरीके से एंटी पाकिस्तानी हैं, एंटी पाकिस्तान आइडियोलॉजी के हैं और प्रो इंडिया आइडियोलॉजी के हैं। और व्लादिमीर पुतिन और रशिया के साथ भारत के किस तरीके से संबंध है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ट्रायो रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, शायद ये ट्रायो आपको 4 साल बाद नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए भारत जो भी चाहे डिसीजन लेना चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में पूरी तरीके से मिलाना हो, बलूचिस्तान, सिंध या फिर खैबर पख्तून को आजाद करना हो, यह पूरी तरीके से भारत आज चाहे तो डिसीजन ले सकता है। तीसरा जो सुपर पावर है चाइना, उससे कोई उम्मीद की जा नहीं सकती है, क्योंकि चाइना ने किसी भी तरीके का जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है आतंकवाद के खिलाफ नहीं दिया है। और अमेरिका और रशिया की तरफ से यह स्टेटमेंट इसलिए आया है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यह पता है कि भारत जो है अब सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा ही कोई एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो चाइना जो है नॉर्थ ईस्टर्न साइड से इंडिया पर अटैक कर सकता है और इंडिया को
को सपोर्ट की जरूरत रहेगी। इसीलिए रशिया, अमेरिका, इजराइल, इटली, यूरोपियन यूनियन, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ से भी भारत को यहां पर पूर्ण समर्थन दिया गया है। सीधी सी बात है कि जो पाकिस्तान है अपने इन्वॉल्वमेंट को तो डिनाई करेगा ही, जिस तरीके से हर बार यहां पर डिनाई करता रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार यहां पर खुले तौर पर भारत को इंटरनेशनल सपोर्ट मिला है। 1971 वाली बात यहां पर नहीं है कि सिर्फ रशिया या यूएसएसआर हमारे फेवर में है, लेकिन इस बार जो सुपर पावर्स हैं वर्ल्ड के, वो हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए इस पर जो इंपैक्ट पड़ेगा कश्मीर में वो बहुत ज्यादा पड़ेगा। 370 हटाया गया जब आर्टिकल 370 2019 में, तो उसके बाद 1 से 2 साल तक कोविड खत्म होने तक कश्मीर में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रहा था। जैसे तैसे यहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, 8 लेन नेशनल हाईवेज तक वहां पर बनाए गए और फिर धीरे धीरे इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखने को मिल रही थी, टूरिज्म कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। लेकिन ये जो आतंकवादी हमला है फिर से कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसको पूरी तरीके से यहां पर बर्बाद कर देगा, यानी कि जो लोकल बिजनेस है कश्मीर में उसको काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। और जो बेसिकली सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, शायद आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी कि आस्फा भी जो है वो अब कश्मीर में बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से जो कश्मीर के लोकल इनोसेंट लोग हैं जिनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, उनकी जो डेली लाइफ है वहां पर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अब स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन हमें क्या करने होंगे? देखिए भारतीय सरकार चुप तो नहीं बैठेगी, कोई ना कोई एक बड़ा जवाब भारतीय सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी अब और कोई ऐसे आतंकवादी हमले ना हो, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन हो सकते हैं? सबसे पहला कि जो काउंटर टेररिस्ट स्ट्रैटेजीज भारत अपनाता आ रहा है इतने पिछले सालों से, उसको और ज्यादा हमें स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है उसे हमें काफी हद तक खत्म करने पड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जो बात है वो अब हमें लागू करनी पड़ेगी कि आतंकवाद और संवाद दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। प्लस जो सिविल लिबर्टीज हैं या फिर जो सिक्योरिटी है उसको काफी हद तक हमें यहां पर बैलेंस भी करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। यानी जम्मू कश्मीर में जो चैलेंजेस हैं वो भारतीय सरकार के लिए यहां पर बढ़ने वाले हैं। लेकिन एक चीज जो शायद आपको सुनने में थोड़ी सी अनयूजुअल लग सकती है वो मैं जरूर आपसे कहूंगा। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 19 जो राइट टू स्पीच है, जहां पर हमें बोलने की आजादी दी जाती है, उसमें 2 एक्सेप्शन हैं। आप प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर एक पॉइंट ऐसा निकल कर आ रहा है जहां पर सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म बनता है। जब 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद कोविड भारत को हिट करता है, उसके बाद इकोनॉमी जो है पूरी डाउनफॉल में चली जाती है, कोविड खत्म होता है, धीरे धीरे इकोनॉमी जो है बूम कर रही थी। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी तो है ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के अंडर आ रहा था, लेकिन विद लेजिस्लेटिव असेंबली उसे दिया गया था। और 2019 से लेकर 2025 तक हमें वहां पर प्रेसिडेंट रूल जो है देखने को मिलता है। क्या जरूरत थी यहां पर सुप्रीम कोर्ट को बार बार ऐसी पीआईएल को एक्सेप्ट करने की कि आपको कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि असेंबली इलेक्शन से पहले पूरी तरीके से मिलिट्री ने वहां पर कंट्रोल कर रखा था। और कश्मीर के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं इतिहास में, चाहे वो शेख अब्दुल्ला हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फिर इसके अलावा कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है, मिलिटेंट्स का समर्थन किया है, किस तरीके से उनकी जो नेगेटिव इमेज है उसको पॉजिटिव इमेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, ये आपने और मैंने भारत के इतिहास में देखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की दलीलों और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से ऐसा नजर आ रहा था कि अगर सिर्फ कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे तो इससे भारत की पूरी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। लेकिन कश्मीर के बार बार पीआईएल पर वर्डिक्ट देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू को इंप्लीमेंट करने के बाद इलेक्शन करवाए गए और इलेक्शन को कंप्लीट हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं और इस तरीके की आतंकवादी हरकतें हमें देखने को मिली हैं। लेकिन क्या अब सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कहेगा? जी नहीं, शायद कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अगर इस बार सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ कहता है तो भारतीय सरकार की तरफ से भी शायद सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल के थ्रू कोई ना कोई एक मुंह तोड़ जवाब पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में, संसदीय भाषा में जरूर दिया जाएगा। तो अब हम सभी को इंतजार है कि भारतीय सरकार इससे पहले जो 2 सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर चुकी है उसी तरीके का यहां पर कोई कदम लिया जाएगा या फिर इससे बड़ा कोई कदम लिया जाएगा। यहां पर शायद ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, जो न्यूक्लियर ट्रीटी है जिसमें यह कहा गया है कि भारत कभी भी पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, एस जयशंकर शायद इस तरीके का स्टेटमेंट दे सकते हैं कि भारतीय सरकार को इस पर रीथिंक करने की आजादी है।
आप में से बहुत लोगों का शायद यह भी सोचना होगा कि भारत पाकिस्तान पर वैसा हमला क्यों नहीं कर देता जिस तरीके का हमला जो इजराइल है वो पैलेस्टाइन पर कर रहा है। इसके कुछ कारण हैं। पहला, इजराइल और पैलेस्टाइन की अगर आप बॉर्डर देखते हैं तो वो पूरी ग्राउंड लेवल पर है, यानी डेजर्ट लेवल पर है। लेकिन भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर अगर आप हिमालयन रीजन की देखते हैं तो बहुत ज्यादा टफ टेरेन है, ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा टफ टेरेन है, उतनी आसानी से हमला नहीं किया जा सकता। दूसरा, पैलेस्टाइन एक न्यूक्लियर पावर स्टेट नहीं है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है और हम सभी को यहां पर अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस सरकार को आपने अपने लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करते हुए चुना है वो सरकार इन सभी विक्टिम्स का बदला पाकिस्तान से, आतंकवादियों से और पाकिस्तानी मिलिट्री से, जो तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं, इनसे जरूर लेगी। आपको क्या लगता है कि भारतीय सरकार को यहां पर क्या कदम उठाने चाहिए, किस तरीके से आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, और क्या अगर हमें आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म करना है तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि पाकिस्तान का जो नक्शा है उसे दुनिया से पूरी तरीके से मिटा दिया जाए? आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और इस वीडियो को मैं अटल बिहारी वाजपेयी के एक स्टेटमेंट से खत्म करना चाहूंगा कि जब परमाणु टेस्ट किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के टेन्योर के दौरान, तो उनसे इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा यह पूछा गया था कि भारत तो कभी भी पहले न्यूक्लियर अटैक करेगा नहीं, तो भारत को इस न्यूक्लियर पावर की जरूरत क्या है? क्योंकि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है सिर्फ इसलिए, या फिर कोई और कारण है? तो इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि घर की डोरी पर अगर शेर बंधा हो तो पड़ोसी के कुत्ते भौंका नहीं करते। इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू बदलाव IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।